बरसात का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। गांव के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे और बारिश की बूंदें बिना रुके बरस रही थी। रामू का मिट्टी का घर, जो पहले से ही जर्जर था, बारिश की मार से और कमजोर हो चला था। छत से पानी टपक रहा था और मिट्टी की दीवारें गीली होकर धीरे धीरे बैठ रही थी। कमरे के कोने में एक पुरानी टिन की बाल्टी रखी थी, जिसमें छत से टपकता पानी इकट्ठा हो रहा था। टप टप टप। रामू और उसकी पत्नी सावित्री चूल्हे के पास बैठे थे, जहां रात की बची 2 रोटियां पड़ी थी। अनाज का मटका खाली था और दोनों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। सावित्री, ये बारिश जैसे हमारी जान की दुश्मन बन गई है। छत टपक रही है, खेत डूब गए और अब ये 2 रोटियां ही बची हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप सही कह रही है जी, ये घर तो बस अब नाम का बचा है। हर बारिश में लगता है कहीं दीवारें ही न ढह जाए। और अनाज, वो तो कई दिन पहले ही खत्म हो गया। कल रात तो मैंने बासी रोटियां गर्म करके खाई, लेकिन अब तो वो भी खत्म है। हाँ सावित्री, मैं जानता हूँ, ये बारिश ने हमारे खेतों को बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था इस बार अच्छी फसल होगी, सरपंच जी का कर्ज चुक जाएगा, लेकिन अब तो बस ये 2 रोटियां और ये टूटा हुआ घर बचा है। आप तो हमेशा कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शायद गांव में कोई मजदूरी मिल जाए। अगर थोड़ा अनाज ले आए तो कम से कम कुछ दिन का चूल्हा तो चलेगा। मेहनत? हाँ सावित्री, मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बारिश मुझे मेहनत का मौका ही नहीं दे रही। फिर भी मैं आज गांव जाऊंगा, शायद कोई सेठ या जमींदार मजदूरी दे दे। लेकिन सरपंच जी का कर्ज, वो तो मेरे गले का फंदा बन गया है। सरपंच जी तो हर बार धमकी देते हैं। कल ही तो उनके आदमी आए थे, कह रहे थे अगर कर्ज नहीं चुकाया तो खेत और घर दोनों छीन लेंगे। आप ही बताइए ना, अगर ये घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? इस बारिश में, इस ठंड में हम कहाँ सिर छिपाएंगे? हाँ सावित्री, तुम घबराओ मत, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बारिश हो या सरपंच, मैं तुम्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं गांव जाऊंगा, कुछ न कुछ जुगाड़ करूंगा, और हाँ, कोई पुराना तिरपाल मिल जाए तो लाऊंगा। ये छत तो अब और बरसात नहीं झेल पाएगी। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई, जो बारिश की छप छप के बीच साफ सुनाई दी। दरवाजा खटखटाने की जोरदार आवाज आई। रामू ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने सरपंच बलदेव सिंह खड़ा था। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे आदमी थे, जिनके हाथों में लाठियां थी। रामू, कितनी बार बोला तुझे, मेरा कर्जा चुकता कर। इस बारिश का बहाना मत बना, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। सरपंच जी, मेहरबानी करे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस बारिश ने मेरे खेतों को डुबो दिया, फसल कुछ बची ही नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ जल्दी आपका कर्ज लौटा दूंगा। बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। रामू, तेरी कोशिश में मेरा घर नहीं चलेगा। तूने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे और अब ब्याज के साथ 7,000 हो गए। मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी बात को हल्के में ले लिया। अब 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो ये खेत और तेरा ये टूटा फूटा घर दोनों मेरे नाम होंगे। सरपंच जी, थोड़ा रहम करिए। ये बारिश ने पहले ही सब छीन लिया, खेत डूब गए, अनाज खत्म हो गया, और अब ये घर भी। हम कहाँ जाएंगे सरपंच जी? इस बारिश में, इस ठंड में हमारा क्या होगा? ये सब पहले सोचना था ना। मैंने तुम्हें पैसे दिए क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेहनती लोग हो, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी कहानियां सुनने का। चलो, इन्हें चेतावनी दे दो, अगली बार सीधे कार्रवाई होगी। सरपंच जी,
आप तो गांव के सरपंच हैं। आपका काम तो गांव वालों की मदद करना है, न कि उन्हें बेघर करना। मैं आपसे विनती करता हूँ, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। रामू, मैं सरपंच हूँ, कोई साधु संत नहीं। मेरा पैसा मेरे पास आना चाहिए, चाहे बारिश हो या तूफान। 1 हफ्ता रामू, 1 हफ्ता, इसके बाद मैं खुद आऊंगा। बलदेव और उसके आदमी बारिश में वापस चले गए। उनके कदमों की छप छप की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। रामू और सावित्री एक दूसरे को देखते रहे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उनके दिल में डर और बेबसी का तूफान कहीं ज्यादा तेज था। क्या होगा जी, अगर सरपंच जी सचमुच हमारा घर और खेत छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कि बारिश तो जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जा रही है। सावित्री, तुम हिम्मत मत हारो। मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बारिश थमेगी और हम फिर से अपनी जिंदगी बनाएंगे। बलदेव सिंह की हवेली गांव की सबसे शानदार इमारत थी। लाल पत्थरों से बनी दीवारें, नक्काशीदार खंबे और आंगन में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां। लेकिन इस हवेली का माहौल उतना गर्म नहीं था। बलदेव की दूसरी पत्नी रुक्मणी अपनी सौतेली बेटी 7 साल की गुड़िया से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। गुड़िया बलदेव की पहली पत्नी की बेटी थी। अपनी मासूम आंखों और चंचल मुस्कान के साथ आंगन में खेलती रहती थी, लेकिन रुक्मिणी की नजर में वो एक बोझ थी। बारिश की फुहारें आंगन में गिर रही थी और गुड़िया एक कोने में कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रही थी। ये लड़की दिन रात यहाँ मंडराती रहती है। गुड़िया, कितनी बार बोला है इस आंगन में मत खेला कर। ये फूलों की क्यारियां तूने फिर से गंदी कर दी ना। माँ, मैं तो बस कागज की नाव बना रही थी। बारिश का पानी देखकर मजा आ रहा था, मैंने तो कुछ नहीं तोड़ा। माँ, कितनी बार बोला है मुझे माँ मत बुलाया कर। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जा अपने कमरे में बैठ और ये कागज की नावें वहाँ बनाना। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहती है? मैं तो बस थोड़ा खेल रही थी ना। खेलने का शौक है तो अपने कमरे में जा। ये आंगन मेरे लिए है, मेरे फूलों के लिए है, ना कि तेरे इन बेकार नावों के लिए। तभी बलदेव अपने कमरे से बाहर आया। उसने रुक्मणी और गुड़िया की बातें सुन ली थी। उसका चेहरा गंभीर था और बारिश की ठंडक के बावजूद उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। रुक्मणी, फिर से गुड़िया पर क्यों चिल्ला रही हो? वो तो बस एक बच्ची है, उसे थोड़ा खेलने दो। क्या हो गया? अजी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आंगन में गंदगी फैलाती है। देखिए, ये फूलों की क्यारियां कितनी मेहनत से सजाई है और ये गुड़िया दिन रात यही खेलती है, कुछ ना कुछ तोड़ देती है। मैं तो बस इसकी भलाई चाहती हूँ। रुक्मणी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, गुड़िया मेरी बेटी है। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। अब तुम ही उसकी माँ हो, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, न कि उसे हर बात पर डांटना। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी तो देखिए ये लड़की कितनी जिद्दी है। मैं दिन रात इस हवेली को संभालती हूँ और ये बस अपनी मनमानी करती है। गुड़िया बेटा, आ मेरे पास आ, तुम डरो मत, ये आंगन तेरा ही है। तू जितना चाहे उतना खेल। और हाँ, ये कागज की नाव बहुत सुंदर है। सच पिताजी, मैं और बनाऊं? हाँ बेटा, और बना, लेकिन बारिश में भीग मत जाना। चल अंदर चलते हैं। गुड़िया अपने पिता के साथ अंदर चली गई। रुक्मणी आंगन में अकेली खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन का तूफान मचल रहा था। उसे लगता था कि बलदेव का सारा प्यार गुड़िया के लिए ही है और वो खुद उस प्यार से वंचित है। ये गुड़िया मेरे और मेरे बलदेव के बीच की दीवार है। जब तक ये यहाँ है, मुझे वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। मुझे इसे हटाना ही होगा किसी भी तरह। 1 हफ्ता बीत गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी।
रामू ने दिन रात मेहनत की, गांव में मजदूरी की, लेकिन सरपंच का कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे जोड़ नहीं पाया। एक सुबह जब बारिश की बूंदें फिर से उनके घर की छत को भिगो रही थी, बलदेव अपने गुंडों के साथ फिर से आ धमका। रामू, वक्त खत्म। कर्ज के पैसे लाया या नहीं? सरपंच जी, मैंने दिन रात मेहनत की, गांव में जाकर मजदूरी की, लेकिन इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, लेकिन अभी पूरा कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है। थोड़ा और वक्त दे दीजिए। रामू, तू मुझे मूर्ख समझता है क्या? मैंने तुझे 7 दिन दिए थे और तू अभी भी खाली हाथ खड़ा है। अब ये खेत और तेरा ये टूटा फूटा घर मेरे नाम होंगे। सरपंच जी, ये घर हमारा सब कुछ है। इस बारिश ने पहले ही हमारे खेत को डुबो दिया, अनाज खत्म कर दिया। अब ये घर भी छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस ठंड में, इस बरसात में हमारा क्या होगा? ये सब पहले सोचना था। बहू, मैंने तुम्हें पैसे दिए क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेहनती लोग हो, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। निकालो इन दोनों को। सरपंच जी, आप गांव के सरपंच हैं। आपका काम तो गांव वालों की मदद करना है, न कि उन्हें बेघर करना। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें और वक्त दे दीजिए। मैं आपका हर पैसा चुकता कर दूंगा। ये लोग हमें बेघर कर देंगे। हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में? हमारे पास तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं होगी। सावित्री, तुम हिम्मत मत हारो। ये घर चला जाए तो भी हम जिंदा हैं। हम कहीं और शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ, एक दिन हम अपना घर फिर से बनाएंगे। बलदेव के गुंडों ने रामू और सावित्री को उनके घर से निकाल दिया। बारिश में भीगे हुए वो अपने कुछ कपड़े और बर्तन एक पुराने बोरे में बांध कर गाँव से बाहर निकल पड़े। रामू ने सावित्री का हाथ थाम लिया, जैसे कह रहा हो कि अभी भी वो एक दूसरे का सहारा है। रामू और सावित्री जंगल के रास्ते चलते चलते समुद्र के किनारे पहुँचे। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से घिरा था। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे की झोपड़ियां दिख रही थी। एक बड़े चट्टान के पास रुककर रामू ने समुद्र को देखा। लहरों की आवाज में जैसे कोई गीत था, जो उनके टूटे दिल को हौसला दे रहा था। सावित्री, देख, ये समुंदर कितना विशाल है। शायद यहाँ हम नई शुरुआत कर सकते हैं। ये लहरें, ये हवा, ये हमें कुछ राह दिखाएंगी। आप सही कह रहे हैं जी। गांव में तो अब कुछ बचा नहीं। इस समुद्र के किनारे शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन ये बारिश अगर फिर से जोर पकड़ लेगी तो क्या करेंगे? आपकी बातों से दिल को सुकून मिलता है जी। ठीक है, हम यहाँ रहेंगे, लेकिन पहले एक झोपड़ी तो बनानी होगी। इस बारिश में हमें सिर ढकने की जगह भी तो चाहिए। बिल्कुल सावित्री, तुम मेरे साथ चलो। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ और ताड़ के पत्ते लाता हूँ। हम मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे। रामू और सावित्री ने मेहनत से समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। हर सुबह रामू उस बड़े चट्टान पर बैठकर समुद्र को देखता और सावित्री मछलियों की पत्नियों से मछली साफ करने का काम सीखने लगी। धीरे धीरे उनके दिल में एक नई उम्मीद जागने लगी। उधर सरपंच की हवेली में तनाव बढ़ता जा रहा था। रुक्मिणी की जलन अब हद पार कर चुकी थी। उसे लगता था कि गुड़िया की वजह से बलदेव का सारा प्यार उससे छिन गया है। एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी और हवेली में सन्नाटा छाया था, रुक्मिणी ने एक खतरनाक फैसला लिया।
करती हुई किनारे की ओर आ रही थी और उसमें से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। सावित्री, जल्दी आ। ये क्या है? कोई टोकरी तैर रही है और अरे इसमें तो कोई बच्चा रो रहा है। क्या कह रहे हो जी? बच्चा? जल्दी उसे निकालिए, कहीं लहरें उसे बाहर न ले जाए। तुम रुको, मैं अभी लाता हूँ। रामू ने लहरों में उतरकर टोकरी को किनारे खींच लिया। जब उन्होंने पोटली खोली तो एक छोटी सी बच्ची दिखी, गुड़िया। उसकी आंखें डर से भरी थी और वो ठंड से कांप रही थी। ये तो भगवान की देन है जी, हमारे पास कोई संतान नहीं थी और देखिए भगवान ने हमें बच्ची भी दे दी। इसे अपने पास रख ले तो। सावित्री रुको, मैं इस बच्चे को जानता हूँ। ये सरपंच जी की बेटी गुड़िया है। मैंने उसे एक बार उनके आंगन में खेलते देखा था। उसका चेहरा वही है। सरपंच जी की बेटी? लेकिन ये यहाँ टोकरी में कैसे? कुछ गड़बड़ है, कोई इसे जानबूझकर यहाँ छोड़ गया। हाँ सावित्री, ये कोई साधारण बात नहीं। हमें इसे सरपंच जी के पास ले जाना होगा, लेकिन पहले इसे गर्म कपड़े और कुछ खाना दे दे। बेचारी ठंड से कांप रही है। आप सही कह रहे हैं रामू जी, मैं अभी इसे अपनी शॉल से लपेटती हूँ और थोड़ा दूध गर्म करती हूँ। बेचारी ना जाने कितनी देर से भूखी होगी। रामू और सावित्री गुड़िया को लेकर सरपंच की हवेली पहुँचे। बलदेव अपनी बेटी के गायब होने से पहले ही परेशान था। उसने पूरे गांव में ढूंढवाया था और इनाम की घोषणा कर रखी थी। जब उसने गुड़िया को रामू के साथ देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। गुड़िया, मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? मैं तो डर गया था कि तुझे कुछ हो गया। पिताजी, पिताजी मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी। मैं सो रही थी और फिर मैं पानी में थी। रामू, तुमने मेरी बेटी को कहाँ पाया? यह सब कैसे हुआ? सरपंच जी, ये टोकरी में नदी के रास्ते समुद्र के किनारे आई थी। मैं वहाँ बैठा था, तभी इसे देखा। कोई इसे जानबूझकर नदी में बहा गया। जानबूझकर? कौन कर सकता है ऐसा मेरी बेटी के साथ? बलदेव ने रुक्मणी को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। रुक्मणी पहले तो बहाना बनाती रही, लेकिन बलदेव के गुस्से और गुड़िया की बातों के सामने वो टिक नहीं पाई। हाँ, मैंने किया। मुझे लगा गुड़िया की वजह से आपका सारा प्यार मुझसे छिन रहा है। मैंने उसे नदी में बहा दिया। रुक्मणी, तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बलदेव ने रुक्मणी को गांव के पंचायत के हवाले कर दिया। फिर वो रामू और सावित्री के पास गया, जिन्होंने गुड़िया को बचाया था। बारिश अब थम चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। रामू, सावित्री, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारा घर और खेत छीन लिया, लेकिन तुमने मेरी बेटी को बचाया। मुझे माफ कर दो। सरपंच जी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब गुड़िया सुरक्षित है, यही काफी है। आप सही कह रहे हैं जी, ये बच्ची हमारी बेटी जैसी है। रामू, मैं तुम्हें तुम्हारा घर और खेत लौटा दूंगा, और अगर तुम चाहो तो इस हवेली में मेरे साथ रहो। गुड़िया को तुम जैसा प्यार ही चाहिए। रामू और सावित्री ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने बलदेव का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन उनका घर और खेत वापस पा लिया। गुड़िया अक्सर उनकी झोपड़ी में खेलने आती